हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम लोग भूमंडलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इनफैक्ट भूमंडलीकरण के बारे में डिस्कशन हमने प्रारंभ कर दिया था और अब तक की गई चर्चा के आधार पे हम लोग ये समझे थे कि भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, ये तीनों संकल्पनाएं आखिर किन परिस्थितियों की वजह से विकसित हुई। और शीत युद्ध काल में विश्व राजनीति का जो स्वरूप था, आ, उसको हम लोगों ने संक्षेप में समझने का प्रयास किया। और उसी को समझते के साथ जैसे ही हम लोग 1991 में पहुँचे और पूर्व सोवियत संघ के विघटन के बारे में पढ़ा, तो वहीं से रियलाइज़ हुआ कि पूर्व सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व व्यवस्था में केवल एक ही तरह की आर्थिक विचारधारा डोमिनेंट रह गई, वो है पूंजीवादी। और पूंजीवादी आर्थिक विचारधारा को निजीकरण, उदारीकरण तथा भूमंडलीकरण के माध्यम से वैश्विक संस्थाओं के द्वारा पूरे विश्व पर थोप दिया गया। तो जाहिर सी बात है, भूमंडलीकरण का सीधे सीधे अगर ताल्लुकात किसी चीज़ से है तो वो है पूंजीवाद से, है ना, पूंजीवाद से, उदारीकरण से, निजीकरण से। तो आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि भूमंडलीकरण क्या है। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि भूमंडलीकरण को अलग अलग विचारकों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। जैसे मार्शल मैकलुहान ने इसे वैश्विक ग्राम की संज्ञा दी है कि भूमंडलीकरण ने पूरे विश्व को एक गांव के रूप में तब्दील कर दिया, है ना। वही अगर हम एंथनी गिडिन्स की बात करें तो इन्होंने कहा कि भूमंडलीकरण समय तथा दूरियों का संकुचन है। भूमंडलीकरण की वजह से समय संकुचित हो गया, दूरियां संकुचित हो गई, है ना। और केनिची ओमेच के लिहाज से अगर देखा जाए तो इन्होंने कहा कि भूमंडलीकरण ने पूरे विश्व को सीमा रहित विश्व में तब्दील कर दिया। मतलब अब अलग अलग देशों की बाउंड्रीज का कोई औचित्य नहीं रहा, वो केवल व केवल कानूनी रूप में भिन्न भिन्न देशों की भौगोलिक परिसीमाएं रह गई है। हकीकत में अब उनका कोई महत्व नहीं है। और जॉर्ज हेन ने तो इसे भूगोल की समाप्ति ही कह डाला, है ना, कि अब भूगोल का कोई मतलब नहीं है, अब सारा जो गोल होगा वो अर्थव्यवस्था के आधार पर ही होगा, है ना। एनीवे, आज हमें बेसिकली पढ़ना था कि भूमंडलीकरण के क्या कुछ आयाम हैं। आपको बताऊं, भूमंडलीकरण यानी भूमंडल का एकीकरण, इसके कुल 3 आयाम हैं: आर्थिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम तथा राजनीतिक आयाम। और इन्हीं 3 आयामों पे हम लोग भूमंडलीकरण को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर हम यह भी देखेंगे कि भूमंडलीकरण का विश्व बिरादरी पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, इसका सबसे अधिक फायदा किसे मिला, सबसे अधिक भूमंडलीकरण का नुकसान किसको झेलना पड़ा। इन मुद्दों पर आज हम लोग विमर्श करेंगे। देखिए, ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण। भूमंडल का एकीकरण ही भूमंडलीकरण है, या फिर आप यूँ कह लीजिए वैश्वीकरण। भूमंडल का एकीकरण या विश्व के भिन्न भिन्न देशों का एकीकरण वैश्वीकरण है। भूमंडल को एकीकृत करने में सबसे बड़ी जो भूमिका रही वो बेसिकली आप कह सकते हैं संचार तंत्र की, आप कह सकते हैं सूचना तंत्र तथा परिवहन तंत्र।
सूचना तंत्र व परिवहन तंत्र ने भूमंडलीकरण के पीछे बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आप यूँ कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण को लाने में आ, इन्हीं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब सूचना तंत्र ने कैसे भूमिका निभाई? मीडिया के द्वारा व्यापक भूमिका निभाई गई, जिसमें आप कह सकते हैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इत्यादि। अब सोशल मीडिया में आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, है ना, गूगल, इनको हम लोग आ, एक तरह से आ, सूचना तंत्र के रूप में लेते हैं। तो इनके माध्यम से एक तरह से कह लीजिए कि मीडिया क्रांति आ गई, सूचना क्रांति आ गई। सूचना क्रांति की बड़ी भूमिका रही भूमंडलीकरण को लाने में या वैश्वीकरण को लाने में। अगर हम परिवहन तंत्र की बात करें तो परिवहन के साधनों में भी तेजी से विकास हुआ। और ये सारे विकास कब हुए? 20वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी एक तरह से कह सकते हैं 1980, 85, 90, 95, इस तरह से परिवहन के साधनों में विकास। अब यहाँ पर आप देखेंगे रेल कॉरिडोर्स बनने लगे, एयर कॉरिडोर्स बनने लगे, है ना, यानी हवाई यातायात के फील्ड में काफ़ी उत्थान हुआ, रेल यातायात के फील्ड में काफ़ी उत्थान हुआ, है ना। सड़कों में बढ़ोतरी आई, सड़कों में विकास हुआ, अलग अलग देशों की राजधानियों को रेल के द्वारा, सड़कों के द्वारा इत्यादि जोड़ा जाने लगा, है ना। और इन दो के माध्यम से, यानी आप कह सकते हैं सूचना क्रांति और परिवहन क्रांति, सूचना क्रांति तथा परिवहन क्रांति, कंबाइनली इन दोनों को आप कह सकते हैं संचार क्रांति। संचार क्रांति, संचार में सूचना परिवहन दोनों आ जाएंगे। तो एक शब्द में आप बोल सकते हैं कि संचार क्रांति ने भूमंडलीकरण को लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। और इस भूमंडलीकरण की वजह से क्या हुआ? पूरा विश्व एक गांव बन गया, है ना। अलग अलग देशों की जो एक तरह से लोगों की जो मानसिक दूरियां थी, वो कहीं ना कहीं मानसिक दूरियां समाप्त हो गई। और जब भिन्न भिन्न देशों के लोगों के मध्य व्याप्त जो मानसिक दूरियों की भावना है, अगर ये मिट जाती है, तो आप कह सकते हैं कि विश्व नागरिकता की चेतना का विकास हुआ, है ना। भूमंडलीकरण ने विश्व नागरिकता की चेतना का विकास किया। एनीवे, भौगोलिक दूरियां समाप्त कर दिया, भिन्न भिन्न देशों की भौगोलिक सीमाओं का कोई महत्व नहीं रह गया, केवल कानूनी रूप से उनके देश में बस ये मान्यता रही कि हाँ, ये हमारी भौगोलिक सीमा है। हकीकत में इस दौर में किसी देश की भौगोलिक सीमा का कोई मतलब नहीं है, व्यवहार में कोई बहुत बड़ा औचित्य इसका नहीं है ना। भूमंडलीकरण के आने के बाद किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं रह सकी। कमोवेश सभी ने अपने यहाँ अर्थव्यवस्था के खुले दरवाजे की नीति का अनुपालन कर ही लिया, देर सवेर, एक साथ भले ना सही, लेकिन समय के साथ लगभग विश्व के सभी देशों ने, खास करके वे देश जहाँ लोकतांत्रिक शासनिक प्रणालियाँ हैं, उन्होंने तो भूमंडलीकरण का स्वागत कर ही लिया। एनीवे, हम लोग भूमंडलीकरण को 3 अलग अलग आयामों पे पढ़ेंगे। यानी ग्लोबलाइजेशन के
3 डायमेंशन को हम लोग लक्षित करेंगे। एक, आर्थिक आयाम, भूमंडलीकरण का आर्थिक आयाम। दूसरा है भूमंडलीकरण का सांस्कृतिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम। और तीसरा है भूमंडलीकरण का राजनीतिक आयाम। ओके, राजनीतिक आयाम। देखिए, अगर हम आर्थिक आयाम की बात करें तो आप कह सकते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण ही भूमंडलीकरण है। यानी अगर आर्थिक आयाम को आधार बनाकर हम लोग वैश्वीकरण को परिभाषित करने का प्रयास करें या भूमंडलीकरण को परिभाषित करने का प्रयास करें तो सबसे सहज परिभाषा होगी विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण। विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण सामान्य भाषा में कह सकते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण ही क्या है? वैश्वीकरण है। द यूनिफिकेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमीज, द यूनिफिकेशन ऑफ the economies of different countries of the world is called globalization. The unification of global economies, right? It's called globalization. अब हम लोग जरा समझने का प्रयास करते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण किस तरीके से होता है। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमीज। लुक, मान लीजिए ये किसी देश की, कोई देश है जिसकी इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, इसको हमने मेंशन किया E1 से। ठीक है, E1, E1। और मैं विश्व के किसी दूसरे देश की, एक और देश की अर्थव्यवस्था संज्ञान में लेता हूं और उसको नाम देने जा रहा हूं मैं E2। ठीक है, E2। ओके, E1 एंड E2, ये दो देशों की दो अर्थव्यवस्थाओं की बात चल रही है। आपको बताऊं, कुछ आवश्यक तत्व हैं, यानी अर्थव्यवस्था के अंदर या आर्थिक गतिविधियों के रूप में व्यवहार में लाए जाने वाले कुछ आवश्यक तत्व हैं जिनका एक अर्थव्यवस्था से दूसरी अर्थव्यवस्था के अंदर अगर मुक्त प्रवाह सुनिश्चित हो, अगर फ्री फ्लो सुनिश्चित हो, यानी एक देश से दूसरे देश में, दूसरे से पहले देश में अगर बेरोक टोक अगर उनका आवागमन सुनिश्चित हो, तो आप कह सकते हैं कि ये अर्थव्यवस्थाएं आपस में एकीकृत हो चुकी हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो सारे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, है ना? तो उन इंग्रेडिएंट्स को आप एक पैटर्न के रूप में याद कर सकते हैं, G, S, C, E एंड L। G, S, C, E एंड L। ओके, C, G stands for गुड्स। G का मतलब हुआ गुड्स, याद रखिएगा इसको, गुड्स। इन हिंदी इट इज कॉल्ड वस्तुएं। ठीक है, वस्तुएं। A स्टैंड्स फॉर सर्विसेस, सर्विसेस।
सर्विसेज बोले तो सेवाएं, ओके, सेवाएं। सी स्टैंड्स फॉर कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी, ओके, पूंजी। ई स्टैंड्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स, 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 इसको कहते हैं हिंदी में उद्यमी। उद्यमी मतलब व्यापारी, व्यवसायी, जो लोग व्यापार व्यवसाय करते हैं। और एल स्टैंड्स फॉर लेबर, लेबर यानी श्रमिक या मजदूर, जो कह लीजिए, श्रमिक या मजदूर। तो देखिए, जब किसी एक अर्थव्यवस्था से दूसरी अर्थव्यवस्था में तथा दूसरी अर्थव्यवस्था से पहली अर्थव्यवस्था में, या फिर आप यूं कह लीजिए कि दो या दो से अधिक अर्थव्यवस्थाओं के मध्य अगर इन छह तत्वों का, छह है ना, दो पांच तत्वों का, पांच ही है, अगर इन पांच तत्वों का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित होने लगे, इन पांच तत्वों का अगर मुक्त प्रवाह सुनिश्चित हो, तो समझ लीजिए कि आर्थिक एकीकरण हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी एक अर्थव्यवस्था से बेरोक टोक धड़ल्ले से ये पांच तत्व दूसरी अर्थव्यवस्था में जा सके, दूसरी अर्थव्यवस्था से इस अर्थव्यवस्था में जा सके, तो इसे हम कहेंगे इन पांच तत्वों का मुक्त प्रवाह। और जब इन पांच तत्वों का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? आर्थिक परिप्रेक्ष्य में वैश्वीकरण बोलेंगे। और आपको बताऊं, वैश्वीकरण के मूल में आर्थिक परिप्रेक्ष्य ही है। क्योंकि अगर पूंजीवाद डोमिनेंट नहीं हुआ होता, तो शायद आज आपको भूमंडलीकरण के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि समाजवादी आर्थिक अवधारणा वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण की वकालत नहीं करती। जब कभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण की बात होगी, तो निस्संदेह वो पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था ही होगी, है ना। और 1991 में लगभग ये प्रमाणित हो गया कि अब पूंजीवाद ही एकमात्र विकल्प बचा है। आई मीन देर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ कैपिटलिज्म। इट वॉज मेड क्लियर इन फ्रंट ऑफ द ग्लोबल सोसाइटी, द ग्लोबल फ्रेटर्निटी। वैश्विक बिरादरी के नज़रों में यह बात बिल्कुल सुस्पष्ट हो गई कि अब विश्व व्यवस्था में अर्थव्यवस्था के लिहाज से, आर्थिक विचारधारा के लिहाज से एक ही आर्थिक विचारधारा बची है, मतलब डोमिनेंट बची है, प्रभावी बची है, जिसे अपनाया जा सकता है, वो है पूंजीवाद। और पूंजीवाद को अपनाने में वैश्विक संस्थाओं ने ही उसका बेड़ा उठा लिया। WTO वगैरह, वर्ल्ड बैंक, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वगैरह जैसी भी वैश्विक संस्थाएं, और उन सब ने आ, आ, एक तरह से कह सकते हैं पूंजीवाद को लागू कराने के लिए ग्लोबलाइजेशन का रास्ता इख्तियार किया। ग्लोबलाइजेशन, ओके। अब देख रहे हैं, जब ग्लोबलाइजेशन आप अपनाएंगे, दो अर्थव्यवस्थाएं स्वतंत्रता के साथ इन आर्थिक तत्वों का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करेंगी, तो आपको नहीं लगता कि ये अपने व्यवहार में भी एक तरह से उदार हो जाएंगी? बंद दरवाजे की नीति का अनुपालन नहीं कर सकेंगी, अपनी अपनी बाजारों को दूसरे देशों की बाजारों के लिए खोल देंगे, है ना, यानी सबकी बाजारें खुल जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि भारत की बाजारों में केवल भारत के ही लोग व्यापार व्यवसाय करेंगे, विश्व के दूसरे देशों के लोग भी आकर व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। भारत के लोग विश्व के दूसरे देशों में जाकर वहाँ व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? ओके। अब देखिए, इन पांच तत्वों का हम लोग मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करते हैं। मान लीजिए कि E1 से E2 में गुड्स की सप्लाई हुई, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, G की, S की, C की, E की और L की। और बदले में E2 से भी E1 में G की सप्लाई हो रही है, गुड्स की, S की हो रही है, C की हो रही है, E की हो रही है और L की हो रही है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री फ्लो, फ्री फ्लो ऑफ these 5 elements,
और जब इन पांच तत्वों का मुक्त प्रवाह होने लगे दो या दो से अधिक अर्थव्यवस्थाओं के मध्य, तो हम कह सकेंगे कि संबंधित अर्थव्यवस्थाएं आपस में यूनिफाइड हो रही हैं, एकीकृत हो रही हैं। और विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण ही आर्थिक परिप्रेक्ष्य में क्या है? वैश्वीकरण है। क्लियर है ये बात? वैश्वीकरण है। सो नाउ टेक डाउन प्लीज। राइट डाउन प्लीज। एक्चुअली मैं आपको आज लाइव लेक्चर इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि अ, ज्ञान जी आज छुट्टी पर हैं किसी विशेष काम से। तो उन्होंने हालांकि लिंक जनरेट कर दिया था और बोला था कि सर आप इस लिंक को ओके करेंगे, मतलब वो लिंक इसमें डालना पड़ता मुझे सिस्टम में, और मुझे डालने आ ही नहीं रहा था कि कहाँ उसको इंसर्ट करूँ। उनसे संपर्क करने का भी प्रयास किया लेकिन संपर्क नहीं हो पाया, व्यस्त रहे होंगे, उन्होंने कल ही बता दिया था। आ, तो इस चक्कर में मैं लाइव नहीं ले पाया। तो उसी टाइम में मैं आपके लिए लेक्चर आज रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैं दिल्ली पहुँचा हूँ। बट चूंकि 2 दिन से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी कानपुर में, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम वहाँ आ गई थी। चूंकि वहाँ लाइव क्लास तो चल नहीं रही थी, वहाँ पर भी रिकॉर्डिंग ही चल रहे थे। एक दो लाइव चली थी डाउट सेशंस वगैरह, नहीं तो रिकॉर्डिंग ही चल रहा था। कुछ स्पेशल क्लासेस वहाँ शूट करनी थी इसलिए जाना पड़ा उनकी स्टूडियो में। आ, और उस चक्कर में आपकी थोड़ी क्लासेस इरेगुलर हो गई। मेरी कोशिश थी कि वहाँ से भी आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो, बट ठीक है, अब तो मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में लंबी स्टे है अभी, लगभग 20-25 दिन तो कहीं मैं नहीं हिलूँगा। तो यहाँ हम लोग लंबी क्लास अब करेंगे। कल से एज यूजल आपका 8:30 बजे क्लास रहेगा, 8:30 से लेके 11 बजे तक, 10:30-11, 2-2.5 घंटा करेंगे हम लोग। ठीक है। आ, इधर बीच तो आपको थोड़ा ठीक भी लग रहा होगा, पहले की तुलना में हम लोग काफ़ी नियमित हुए हैं। आ, आज की क्लास रिकॉर्डेड ही पढ़ लीजिएगा, शाम वाम तक या दोपहर में किसी भी समय ये चली जाएगी। मैं जल्दी ही इसे रिकॉर्ड करके 1-1.5 घंटे रिकॉर्ड करके छोड़ दूंगा और लेट इवनिंग तक आपको ये क्लास मिल जाएगी। जल्दी कर लेंगे इसे। कल से फिर हम लोग इसी टॉपिक के आगे लाइव सेशन में मिलेंगे, है ना। लिखिए, वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण से तात्पर्य, वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण से तात्पर्य विश्व के देशों, विश्व के देशों तथा विश्व के देशों तथा नागरिकों के मध्य बढ़ती निकटता या जुड़ाव है। विश्व के देशों तथा नागरिकों के मध्य बढ़ती निकटता तथा जुड़ाव है, जिसके कारण जिसके कारण विश्व एकीकृत हो रहा है या विश्व का एकीकरण हो रहा है। एंथनी गिडिन्स ने एंथनी गिडिन्स ने भूमंडलीकरण को भूमंडलीकरण को स्थान तथा समय के संकुचन के रूप में परिभाषित किया है। स्थान तथा समय के स्थान तथा समय के संकुचन के रूप में परिभाषित किया है। स्थान तथा समय के संकुचन के रूप में परिभाषित किया है।
मार्शल मैक्लुहान ने मार्शल मैक्लुहान ने मार्शल मैक्लुहान ने भूमंडलीकरण को वैश्विक ग्राम की संज्ञा दी है, या भूमंडलीकरण के माध्यम से वैश्विक ग्राम की संकल्पना प्रस्तुत की है। केनिची ओमेच ने भूमंडलीकरण को सीमा रहित विश्व अथवा सीमा विहीन विश्व करार दिया है। सीमा विहीन विश्व। केनिची ओमेच क्या कहता है कि भूमंडलीकरण ने विश्व को सीमा विहीन बना दिया। वहीं जॉर्ज हेन ने इसे भूगोल की समाप्ति करार दिया है। जॉर्ज हेन ने इसे भूगोल की समाप्ति कहा है। चेंज द पैराग्राफ एंड टेक डाउन। सामान्य संदर्भ में भूमंडलीकरण को परिभाषित करते हुए उसे दूरी व समय का सिकुड़ जाना कहा जा सकता है। सामान्य संदर्भ में भूमंडलीकरण को परिभाषित करते हुए उसे दूरी व समय का सिकुड़ जाना कहा जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है इसका अर्थ यह हुआ कि भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देशों के बीच संपर्क इतना बेहतर हो चुका है, या विभिन्न देशों के बीच संपर्क इतना बढ़ चुका है कि अब उनके बीच समय व दूरी का कोई महत्व नहीं रहा। इसके मूल में सूचना क्रांति तथा परिवहन क्रांति है, या संचार क्रांति है। आज विश्व के अंदर परिवहन तथा संचार के साधन तीव्रता के साथ बढ़ रहे हैं।
तीव्रता के साथ बढ़ रहे हैं, जिससे जिससे विश्व के लोगों के मध्य भौगोलिक दूरियां तेजी से घट रही हैं, भौगोलिक दूरियां तेजी से घट रही हैं तथा लोगों के मनः मस्तिष्क में लोगों के मनः मस्तिष्क में विश्व नागरिकता की चेतना निरंतर बढ़ती जा रही है। लोगों के मनः मस्तिष्क में विश्व नागरिकता की चेतना निरंतर बढ़ती जा रही है। समय तथा दूरियों के घटने की वजह से समय तथा दूरियों के घटने की वजह से पूरी दुनिया एक गांव का रूप ले चुकी है। पूरी दुनिया एक गांव का रूप ले चुकी है, जिसे वैश्विक ग्राम कहा जा सकता है, जिसे वैश्विक ग्राम कहा जा सकता है। भूमंडलीकरण के दौर में भिन्न भिन्न देशों की भौगोलिक सीमाओं का केवल भूमंडलीकरण के दौर में भिन्न भिन्न देशों की भौगोलिक सीमाओं का केवल कानूनी महत्व रह गया है। व्यवहार में उनका महत्व समाप्त होते जा रहा है। व्यवहार में उनका महत्व समाप्त होते जा रहा है। इस प्रकार इन तमाम उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, इस प्रकार इन तमाम उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण कुछ और नहीं बल्कि भूमंडल का एकीकरण है। वैश्वीकरण कुछ और नहीं बल्कि विश्व का एकीकरण है। भूमंडलीकरण भूमंडल का एकीकरण है। चेंज द पैराग्राफ एंड टेक डाउन। भूमंडलीकरण एक बहुआयामी व्यवस्था है। भूमंडलीकरण एक बहुआयामी व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत प्रमुखता के साथ 3 आयामों पर बल दिया जाता है। भूमंडलीकरण एक बहुआयामी व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत प्रमुखता के साथ 3 आयामों पर बल दिया जाता है। आर्थिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम तथा राजनीतिक आयाम। आर्थिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम तथा राजनीतिक आयाम। भूमंडलीकरण के आर्थिक आयाम के तहत भूमंडलीकरण के आर्थिक आयाम के तहत यह कहा जा सकता है
यह कहा जा सकता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण ही यह कहा जा सकता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण ही वैश्वीकरण है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण ही वैश्वीकरण है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण को समझने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होता है, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण को समझने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के मध्य 5 आर्थिक तत्वों का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित हो रहा है या नहीं। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के मध्य 5 आर्थिक तत्वों का या 5 आर्थिक नियामकों का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित हो रहा है या नहीं। ये 5 आर्थिक नियामक हैं। ये 5 आर्थिक नियामक हैं: वस्तुएं, सेवाएं, पूंजी, उद्यमी तथा श्रमिक। अगर विश्व की 2 या 2 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं के मध्य अगर विश्व की 2 या 2 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं के मध्य इन 5 तत्वों का अगर विश्व की 2 या 2 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं के मध्य इन 5 तत्वों का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित हो जाए, इन 5 तत्वों का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित हो जाए, तो इसे वैश्वीकरण कहेंगे। तो इसे वैश्वीकरण कहेंगे। गिव मी अ मिनट प्लीज। यस, यस, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन। आर्थिक भूमंडलीकरण का अर्थ आर्थिक भूमंडलीकरण का अर्थ
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर होने के रूप में भी निकाला जा सकता है। कहने का मतलब कि अगर कोई नेशनल इकॉनमी है, अगर वो ग्लोबल इकॉनमी बनने के रास्ते में चल पड़ी, तो इसका मतलब कि वो उसके ऊपर आर्थिक भूमंडलीकरण का प्रभाव पड़ रहा है ना। तो आर्थिक भूमंडलीकरण का अर्थ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से वैश्विक अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ना है ना। और ये कैसे बढ़ेंगे? दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच इन्हीं पांच तत्वों का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित होगा तो बढ़ेंगे। भूमंडलीकरण के दौर में भूमंडलीकरण के दौर में परिवहन तथा संचार साधनों में परिवहन तथा संचार साधनों में क्रांति होने के कारण विश्व के देश आपस में जुड़ गए। विश्व के देश आपस में जुड़ गए तथा इनकी वजह से इन पांचों नियामकों का इन पांचों नियामकों का अर्थव्यवस्थाओं के मध्य मुक्त प्रवाह सुनिश्चित हो सका और इस प्रकार और इस प्रकार एक देश की अर्थव्यवस्था और इस प्रकार एक देश की अर्थव्यवस्था विश्व के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ गई। ज्ञात रहे ज्ञात रहे भूमंडलीकरण के दौर में भूमंडलीकरण के दौर में कोई भी देश कोई भी देश अपनी स्वतंत्र आर्थिक नीति नहीं बना सकता, बल्कि बल्कि विश्व की कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक संस्थाएं विश्व की कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक संस्थाएं जैसे सॉरी सॉरी जैसे वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF, जैसे वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF इत्यादि के प्रभाव में आर्थिक नीतियां तय होती हैं। इत्यादि के प्रभाव में आर्थिक नीतियां तय होती है। भूमंडलीकरण की वजह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भी भूमिका बढ़ रही है। अतः भूमंडलीकरण का आर्थिक आयाम अतः भूमंडलीकरण का आर्थिक आयाम वैश्विक अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने का सूचक है। अतः भूमंडलीकरण का आर्थिक आयाम वैश्विक अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने का सूचक है। ठीक है।
देखिए, भूमंडलीकरण का सांस्कृतिक आयाम। अगर सांस्कृतिक आयाम के परिप्रेक्ष्य में हम भूमंडलीकरण की बात करें तो आप कह सकते हैं कि वैश्विक संस्कृतियों का एकीकरण ही भूमंडलीकरण है। द यूनिफिकेशन ऑफ ग्लोबल कल्चर्स, राइट। वैश्विक संस्कृतियों का एकीकरण। अब देखिए, विश्व की संस्कृतियां कैसे एकीकृत होती हैं। अब ये तो हम समझ ही चुके हैं कि भूमंडलीकरण के दौर में आ, सूचना क्रांति का दौर शुरू हुआ, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि संचार तंत्रों में तेजी से विकास हुआ, परिवहन तंत्रों में तेजी से विकास हुआ, विश्व के देशों के मध्य या विश्व के लोगों के मध्य विश्व नागरिकता की चेतना का आविर्भाव होता है, वैश्विक दूरियां घटती है। और जब वैश्विक दूरियां घटेगी, वैश्विक दूरियां घटने का मतलब क्या हुआ, ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए दिल्ली से अगर सपोज इस्लामाबाद की दूरी मान लीजिए 2000 किलोमीटर है सपोज, तो ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद वो 2000 की दूरी 1200 किलोमीटर में रह जाएगी, नहीं, 2000 किलोमीटर ही रहेगी। उस दूरी को तय करने की रफ्तार बढ़ जाएगी। कैसे रफ्तार बढ़ जाएगी? परिवहन तंत्र में विकास की वजह से। हटाओ परिवहन तंत्र को, सूचना तंत्र। आप घर बैठे दिल्ली में अपने घर में बैठे हुए इस्लामाबाद की खबरें राइट टाइम में सुन सकते हैं न्यूज़ मीडिया के माध्यम से। वैश्वीकरण के दौर में जो सूचना क्रांति आई, इसकी वजह से मीडिया का भी तो यूनिफिकेशन हो गया। मीडिया का यूनिफिकेशन का मतलब कि अगर मान लीजिए आपका कोई मीडिया हाउस है भारत का, ये पाकिस्तान के किसी मीडिया हाउस से खबरें खरीद सकता है पैसे देकर। उसी तरह पाकिस्तान का मीडिया हाउस भारत के किसी मीडिया हाउस के साथ गठबंधन कर लेगा कि भाई तुम मुझे अपनी खबरें दे दो और बदले में मुझसे आप रॉयल्टी ले लो। तो इससे क्या है कि किसी देश में बैठा हुआ एक मीडिया हाउस चाहे तो पूरे विश्व की खबरें चला सकता है और आप घर बैठे बैठे वहाँ के बारे में जान सकते हैं। जब इस तरह से भौगोलिक दूरियां घट गई, है ना, और लोग मानसिक रूप से एक दूसरे के काफ़ी सन्निकट आ गए, तो जब सन्निकट आएंगे तो एक दूसरे की संस्कृतियों से भी वाकिफ़ होंगे, है ना। अब जैसे अमेरिका के अंदर क्या खान पान है, क्या पहनावा ओढ़ावा है, आप उन सारी चीज़ों से वाकिफ़ होंगे। किस तरह के सांस्कृतिक समाज है ना, लोगों की वेशभूषा कैसी है, और उसका हमारे ऊपर असर भी पड़ता है। आप खुद ही देख लीजिए, समय के साथ भारत के अंदर लोगों के पहनावे ओढ़ावे के ऊपर पाश्चात्य वेशभूषा का काफ़ी प्रभाव देखने को मिल रहा है। पाश्चात्य संस्कृति काफ़ी तेज़ी से हावी हुई है। और रूस वगैरह में कई सारे आपको दिख जाएंगे भगवान कृष्ण की वेशभूषा में बांसुरी बजाते हुए, तो उसे भी कह सकते हैं कि यहाँ का प्रभाव है। अगर मान लीजिए सूचना तंत्र नहीं होता, मीडिया के क्षेत्र में अगर क्रांति नहीं हुई होती, तो आपको लगता है कि मथुरा में क्या घटित हो रहा है मास्को में कोई क्या जानेगा? और जब नहीं जानेगा तो मथुरा आने का प्रयास क्यों करेगा? तो एक तरह से मिला जुला के सांस्कृतिक एकीकरण भी हुआ है ना। अब हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके अंदर ये शौक होता है कि मुझे फ्रेंच सीखना है, मुझे जर्मन सीखना है, मुझे स्पेनिश भाषा सीखनी है। ये क्यों इसलिए सीखते हैं लोग क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम स्पेन में चले गए स्पेनिश सीख के, तो एक तरह से टूरिज्म के क्षेत्र में हमें एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो अब जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर भी हम केवल घरेलू माध्यमों पर नहीं टिके हैं, बल्कि एक तरह से हम वैश्विक माध्यमों को अपनाने लगे हैं, है ना। तमाम आप देखेंगे जो कॉलेजिएट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कईयों का सपना होता है कि भाई ग्रेजुएशन करने के बाद हम हायर एजुकेशन के लिए ओवरसीज जाएंगे, फॉरेन जाएंगे। तो ये जो मानसिक दूरियां थी, उसको वैश्वीकरण ने लगभग पाट दिया। सोचिए, हिंदुस्तान के अंदर खास करके मध्यकालीन भारत में अगर आप देखें तो एक तरह से हमारी ऐसी ये परंपरा थी कि हम समुद्र पार नहीं जा सकते, समुद्र का लांघना ये कहीं ना कहीं धर्म विरोध कार्य है। तो इस तरह की सोच हुआ करती थी, इस तरह की सोच होती थी।
अभी भी आप देखेंगे गांव वगैरह में, अगर आपके गांव से कोई नदी प्रवाहित होती होगी, खास करके गंगा नदी, जैसे मेरे यहाँ से गंगा नदी का प्रवाह होता है, तो मुझे याद है बचपन में आ, जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहा करते थे कि तैरते समय कभी भी गंगा जी को इस पार से उस पार मत करना। और लॉजिक क्या देते थे कि गंगा जी को अगर आपने इस पार से उस पार कर दिया तो इसका मतलब कि आपने उन्हें क्रॉस करके अपने घमंड की नुमाइश की, इसका अभिशाप पड़ेगा। तो सोच सकते हैं कि आ, मतलब 20वीं 21वीं सदी में, मतलब 21वीं सदी कह लीजिए, अगर अभी भी इस तरह की सोच किसी न किसी रूप में अगर व्याप्त है, तो आ, मध्यकालीन भारत में क्या स्थिति रहा करती होगी। तो ये सोचना हुआ संचार तंत्र ने निसंदेह मानसिक दूरियों को समाप्त कर दिया, है ना। और पता नहीं, एक देश से यूरोप या अमेरिका के किसी देश में अगर आप जा रहे हैं तो कई सारे समुद्र पार करके जाएंगे, नदी तो दूर की बात। तो इसी को कहते हैं विश्व नागरिकता की चेतना। केवल भारत में अगर कुछ घटित होता है और मीडिया के माध्यम से आपको पता चलता है तो आप व्यथित हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ अगर मान लीजिए कोलंबो में कुछ घटित हो रहा है तो आपको नहीं लगता उस पर भी आप कमेंट कर डालेंगे कि नहीं यार, ये जो सरकार कर रही है आ, आ, अपने नागरिकों के साथ या अपने देशवासियों के साथ, सरकार का ये स्टैंड ठीक नहीं है। इसी को कहते हैं विश्व नागरिकता की चेतना। यानी विश्व के अंदर क्या कुछ घटित हो रहा है, घटित होने वाली बातों को लेकर आप सोचते हैं, आप उस पर अपना मंतव्य रखते हैं, है ना। वहाँ रहने वाले लोगों को भी आप खुद से कनेक्ट करते हैं। और ये तभी हो पाया जब हम अलग अलग संस्कृतियों से रूबरू हुए और बहुत हद तक ये मैच करने में सफल हो पाए, सुमेल करने में सफल हो पाए कि हमारी संस्कृतियाँ और उन देशों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियाँ, उनमें क्या समानता है, क्या विषमता है। और जो विषमता है तो विषमता का तत्व हमसे श्रेष्ठ है या हमसे इन्फेरियर है। अगर श्रेष्ठ है तो हम उसे अपनाने का प्रयास करने लगते हैं, है ना। अगर श्रेष्ठ नहीं है तो हम सामने वाले सांस्कृतिक पहलू पर एक तरह से कह लीजिए अपना विचार रखते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। तो ये वैश्वीकरण की वजह से बड़ी तीव्रता के साथ ऐसा हो पाया, है ना। आगे वैश्वीकरण के प्रभाव में आपको बताऊंगा कि वैश्वीकरण का तो इतना प्रभाव रहा कि ये जो मानवाधिकार की संकल्पना है ना, ये भौगोलिक संप्रभुता को कोसों पीछे छोड़ गई, है ना। भौगोलिक संप्रभुता को क्यों पीछे छोड़ गई? क्योंकि अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण के साथ साथ संस्कृतियों का भी एकीकरण हुआ। और किसी भी सांस्कृतिक समुदाय के साथ अगर कोई जुल्म हो रहा होता है किसी भी देश में, तो हमें ठीक नहीं लगता। फिर हम सोचते हैं कि नहीं, पहले हम लोगों के मानवाधिकार को सुनिश्चित करें, भौगोलिक संप्रभुता तो बाद की चीज़ है। और लोगों के मानवाधिकार को सुनिश्चित करने के लिए आ, अगर बार बार भी भौगोलिक संप्रभुता का हनन करना पड़े तो हम उसे गलत नहीं मानते। वैश्वीकरण से पहले ये बहुत बड़ी बात हो जाती थी, किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने की बात, है ना। टेक डाउन प्लीज। सांस्कृतिक भूमंडलीकरण, सांस्कृतिक भूमंडलीकरण विश्व के देशों के बीच, विश्व के देशों के बीच तेजी से बढ़ने वाले, विश्व के देशों के बीच तेजी से बढ़ने वाले सांस्कृतिक संबंधों का द्योतक है, सूचक है। स्थान तथा काल के संकुचन के कारण, स्थान तथा काल के संकुचन के कारण आज विभिन्न देशों की संस्कृतियां, जैसे नृत्य, संगीत, खान पान, वेशभूषा, भाषा, त्योहार, आदतें,
इत्यादि एक देश से दूसरे देश में तेजी से फैल रही हैं। इत्यादि एक देश से दूसरे देश में तेजी से फैल रही हैं, जिसके कारण विश्व के देशों के बीच सांस्कृतिक अंतर घट रहा है, सांस्कृतिक अंतर कम हो रहा है। निसंदेह निसंदेह आज विभिन्न देशों की संस्कृतियां आपस में जुड़ रही हैं। आज विभिन्न देशों की संस्कृतियां आपस में जुड़ रही हैं तथा एक वैश्विक संस्कृति का विकास हो रहा है। चेंज द पैराग्राफ। एंड टेक डाउन। वैश्वीकरण का राजनीतिक आयाम। राजनीतिक आयाम। It shall be continued tomorrow. Thank you.